नमस्कार साथियों, आप लाइव देख रहे हैं और भी साथी जुड़ जाते हैं। और भाई जो भी साथी जुड़ता रहे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जो भी अपने पूर्व सैनिक समाज है और जो सोशल मीडिया पे है, खासकर व्हाट्सएप के ऊपर जितने भी ग्रुप हैं पूर्व सैनिकों के, उसमें ये वीडियो पक्का शेयर करना, क्योंकि खबर ही कुछ खुशखबरी की है, पूर्व सैनिकों से जुड़ी हुई खबर है। वैसे तो आप पे हर दिन हजारों वीडियो देखते होंगे पूर्व सैनिकों के भले के, उनके वेलफेयर के, पर वो सारे के सारे झूठे वीडियो हैं। क्योंकि आजकल एक ट्रेंड हो गया है यूट्यूब के ऊपर कि भाई कोई भी अपनी अपनी मनगढ़ंत कहानी बनाता है पे पेंशन की, कि आपकी ये खुशखबरी, आपकी ये बल्ले बल्ले, आपका मिलेगा ये फलाना सर्कुलर आ गया, ये फलाना सर्कुलर आ गया, इसके ये एरियर का भुगतान सप्रस ने कर दी, पेंशन की घोषणा, आपका पेंशन का मैसेज आ गया और अगले महीने की पेंशन आएगी एरियर के साथ में। मतलब बहुत सारी ये मनगढ़ंत कहानियां हैं भाई। दीपक कुमार भाई नमस्कार आपको, और दीपन्ना दुबे भाई आपको भी नमस्कार। पर मैं जो खबर लेके आया हूं वो पूर्व सैनिकों के संघर्ष की खबर है, और संघर्ष के बगैर मेवा नहीं है। ये तो आप समझते हो कि जितनी ये खबरें आप सोशल मीडिया पे घूम रही हैं, इनका सीधा ताल्लुक क्या है? संघर्ष से। अगर कोई ये सोचता है कि सरकार को चिट्ठी लिख दी या राज्यपाल को मांग पत्र दे दिया या रक्षा मंत्री को मांग पत्र दे दिया तो पूर्व सैनिकों की 13 मांगे पूरी हो गई या उनके ऊपर कमेटी बन गई, तो ये सिर्फ एक सपना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। हां, पर ऐसा है जैसे सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने संघर्ष से शुरू किया 16 सालों में 2008 से, और उन्हीं के संघर्ष से बहुत सारे तकरीबन 750 यूट्यूबर हैं पूर्व सैनिक जिन्होंने यूट्यूब चैनल बनाए हैं, वो उन्हीं की खबरों को दिखा रहे हैं। क्योंकि एक तो जागरूकता आ गई पूर्व सैनिकों में, जागरूकता आ गई तो ऐसे ऐसे जो बदमाश किस्म के यूट्यूबर चैनल वाले हैं वो पूर्व सैनिकों को बहकाना शुरू कर दिया। पर आप देखोगे पिछले सालों में इतने यूट्यूब चैनल नहीं थे। तो इसका मैं जो श्रेय दूंगा, ये दूंगा मैं सबका सैनिक संघर्ष कमेटी को। पर मैं पूर्व सैनिक भाइयों को इतना भी कहना चाहता हूं कि पूर्व सैनिक भाइयों, जो ये मनगढ़ंत कहानियां चलती हैं इनके ऊपर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप इनको सुबह इनका वीडियो देखते हो कि अगले दिन बल्ले बल्ले हो जाएगी, अगले दिन खुशखबरी, अगले दिन आपके अकाउंट में आ जाएगा एरियर। आज तक तो आया नहीं भाई, मेरे अकाउंट में तो आया नहीं, आपके अकाउंट में आया हो तो मेरे को पता नहीं भाई। मैं भी आप लोगों की तरह पूर्व सैनिक ही हूं। तो ये तकरीबन 700 के करीब चैनल हैं, उसमें से 82 आदमियों को मैं जानता हूं, 82 आदमियों को बाई फेस भी जानता हूं, और 82 के 82 हैं हमारे पूर्व सूबेदार ऑन रेडी। तो अगर परसेंटेज के हिसाब से निकाल ले तो कि 82 को मैं जानता हूं, तो 700 जो होंगे, 700 में से कम 695 तो सूबेदार ऑन रेडी होंगे, और वही गुमराह कर रहे हैं आज के दिन। और वो ऐसा नहीं है कि वो जवानों को ही गुमराह कर रहे हैं, वो जो जेसीओ रैंक है वो उनको भी गुमराह कर रहे हैं। पर मैं आज जो अपनी बात पे आया, क्योंकि बहुत सारे भाई जुड़ गए हैं, मैं सीधी बात करूं, पूर्व सैनिकों की 13 मांगों के ऊपर बड़ा ऐलान होने वाला है 11 तारीख को आगरा से। पहले तो मैं भाई माफी चाहता हूं कि मैंने पिछले वीडियो में बोल दिया था मथुरा, पर अभी जो बात आई, बहुत सारे कमेंट आए, बहुत सारे मैसेज आए कि सर मथुरा में नहीं, ये आगरा से ऐलान होगा भूख हड़ताल का। कितनी बड़ी बात है कि भूख हड़ताल का। पूर्व सैनिक अपनी जायज मांगों के लिए 11 जनवरी को आगरा की धरती से ऐलान करेंगे भूख हड़ताल का। और वो कहां करेंगे, वो तो 11 तारीख को ही बात साफ होगी कि वो आगरा में बैठेंगे या दिल्ली में बैठेंगे, हरियाणा में बैठेंगे,
या जयपुर में शहीद स्मारक के ऊपर बैठेंगे। पर अभी तक जो खबर मिल रही है उसके अकॉर्डिंग यह मिल रही है कि जयपुर शहीद स्मारक के ऊपर भूख हड़ताल पे बैठेंगे। तो यह कितनी बड़ी बात आ रही है सामने कि हमारे पूर्व सैनिक अपने 30 लाख पूर्व सैनिकों के लिए भूख हड़ताल करने जा रहे हैं, और वहीं पर हमारे 700 के करीब जो यूट्यूबर हैं, जिसमें खासकर जो यूट्यूब चलाते हैं वो सूबेदार ऑन रेडी वाले, वो हमारे 30 लाख पूर्व सैनिकों को पूरे दिन गुमराह कर रहे हैं, बरगला रहे हैं। अगर ये मांगे पूरी हो जाती तो भाई आज वो बुजुर्ग जो हमारे सूबेदार हैं, जो ऑन रेडी वाले हैं, वो भूख हड़ताल पे क्यों बैठते? ये सोचने की बात है आप इसमें। अब 13 मांगे कौन सी हैं ये भी देख लो। ओआरओपी जिस पे जवानों का हक बनता है वो आरोपी जवानों को दी जाए। दूसरा नंबर पेरमेचर, जिसके लिए ओआरओपी घोषित की गई थी कि ओआरओपी की जो परिभाषा है वो यही है कि छोटे रैंक जो कम सर्विस, कम उम्र में रिटायरमेंट हो जाते हैं, उनकी पेंशन थोड़ी होती है, उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए उनको ओआरओपी दी जाए। क्योंकि जो पुराने जवान जो रिटायरमेंट हुए हैं उनकी पेंशन कम है और नए वालों की ज्यादा है। फिर वो जो नए वाले हैं 10 साल में 15 साल में उनकी कम हो जाएगी और जो नए आएंगे उनकी ज्यादा हो जाएगी, जबकि एक ही रैंक में सर्विस की गई। यह इसकी परिभाषा है कि प्रीमेच्योर वालों को दी जाए और प्रीमेच्योर वालों को बाहर निकाल दिया गया जुलाई 2014 के बाद में, उनको कोई बेनिफिट नहीं। इसमें भाई तीसरा पॉइंट है विधवा पेंशन। ये बहुत बढ़िया इनका पॉइंट है। ये तकरीबन ये सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के पॉइंट है जो पिछले 16 साल से वो लेके चल रही है। अब इन्होंने भी यही पॉइंट, यही जो मांगे हैं, जो जायज मांगे हैं सैनिकों की, उन्हीं के ऊपर भूख हड़ताल का ऐलान किया है। विधवा पेंशन बहुत ही कम है। अगर एक जवान की जो टीएस नायक है उसकी जो विधवा है वो 12,065 रुपये के करीब ले रही है। पर 2006 में अगर हम देखते हैं तो यहां भी बहुत बड़ा एक अंतर है कि एक जो टीएस कर्नल था उसकी विधवा की जो पेंशन थी वो 5880 थी और वहीं पर एक टीएस नायक की विधवा की पेंशन 3500 रुपये थी। तो टोटल 2006 के अंदर 2380 रुपये का फर्क था। पर ओआरओपी 1, ओआरओपी 2, ओआरओपी 3 के बाद में ये अंतर 873% चला गया। कितना चला गया? 873%। आज एक टीएस की जो विधवा है वो 58,000 से भी ज्यादा ले रही है और एक टीएस नायक की जो विधवा है वो 1265 रुपये ले रही है। अगर 873% एक टीएस कर्नल की विधवा की पेंशन बढ़ी तो यहां पर जवान की विधवा की भी बढ़नी थी। सिपाही की विधवा होगी, भाई नायक की विधवा होगी, हवलदार की होगी, नायब सूबेदार की होगी, सूबेदार की होगी, सूबेदार मेजर की भी होगी। तो उनकी 873% बढ़नी थी, 873%। इसमें भाई चौथा पॉइंट है 7वां पे कमीशन। ये सबसे अच्छी बात है कि 7वां पे कमीशन में अलग अलग फार्मूला दिया गया। जो छोटे रैंक थे उनको 2.57 और बड़े जो कैबिनेट सचिव थे, पीएमओ सचिव थे, सेक्रेटरी थे, उनको 2.81। ऐसा क्यों हो रहा है जबकि सारा काम पूरे देश को चलाने का काम तो छोटा ही अधिकारी वो कर्मचारी करता है। भाई कोई ये बताओ, कोई रोडवेज की बस प्रधानमंत्री थोड़ी चलाएगा, वो तो यार सी ग्रेड का एक कर्मचारी चलाएगा। अब जो तहसील में बैठा है, जो एम्बुलेंस चलाता है, जो बिजली के खंभों के ऊपर चढ़ के फ्यूज लगाता है, वो कौन लगाता है? कोई बड़ा अधिकारी थोड़ी लगाता है कि पीएमओ सेक्रेटरी का लगाएगा, पीएमओ लगाएगा। वो तो छोटा रैंक का लगाता है, छोटा सा एक बिजली कर्मचारी लगाता है। तो उसकी तो और ज्यादा करनी थी। ये फार्मूला में संशोधन किया जाए। सर्विस पेंशन जो ओआरओपी में कि जवानों की ओआरओपी थी वो जवानों को ना मिलके एक वर्ग को चली गई। अगर बात करें 2006 की तो एक टीएस कर्नल की जो पेंशन थी, अब ये सुनने की बात है, अगर आप थोड़ा सा समय दोगे तो ये सुनने की बात है, ऐसी चीजें सारी जगह नहीं मिलेंगी। 2006 में एक टीएस कर्नल की पेंशन थी 14,600 रुपया।
यहां से हम अगर निकालें सिपाही की, हवलदार की, नायब सूबेदार की, सूबेदार की, सूबेदार मेजर की, तो सारे आंकड़े सामने आ जाएंगे। तो फिर मानना एक ही रैंक पड़ेगा। और एक रैंक कौन सा होता है भाई? देखो जवानों में तो कोई भी रिंग रूट से भर्ती हो गया तो उसको टीएससी नायक की तो मिलेगी। कोई ऑफिसर से भर्ती हो गया तो वो टीएस कर्नल तो लेके आएगा। ठीक है, जवान भाई 17 साल नौकरी कर लेगा, वो 54 साल नौकरी कर लेगा। तो एक मान लेते हैं कि 2006 में एक टीएस कर्नल की पेंशन थी 14,600 रुपये और एक नायक की पेंशन थी 4,046 रुपये। 4,046 रुपये, दोनों में अंतर था 10,554 का। 10,554 का। आज एक टीएस कर्नल की जो पेंशन है वो 1,15,000 के करीब चलेगी। 1,15,000 के करीब चलेगी। और भाई एक जो टीएस नायक है उसकी जो पेंशन है वो 21,000 के करीब चलेगी। तो जो इसमें परसेंटेज में बढ़ोतरी हुई वो 563% की बढ़ोतरी हुई। अगर 563% एक टीएस कर्नल की पेंशन बढ़ाई गई तो वही टीएस नायक की बढ़ानी थी, वही हवलदार की बढ़ानी थी, वही नायब सूबेदार की बढ़ानी थी, वही सूबेदार की बढ़ानी थी। तो आंकड़े अपने आप आ जाते, अंतर भी अपने आप आ जाता। तो यहां पर वो बात भी खत्म हो जाती है कि जो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी है वो ऑफिसर की पेंशन मांगती है, वेतन मांगती है। नहीं, बिल्कुल नहीं मांगती, ये बिल्कुल गलत बात है। इसके बाद में छठा पॉइंट है मेडलों के अंदर भेदभाव। जो मेडल है उसमें भी आप देखते होगे हर 15 अगस्त 26 जनवरी को कि 97% तो जवान है, पर जवानों को मिलते कितने मेडल हैं? और जो 3% है उनको सबसे ज्यादा वीरता के पुरस्कार दिए जाते हैं। ये पॉइंट हमारी भारतीय सेना और हमारे देश के लिए ये भी अच्छा पॉइंट लिया है इन्होंने कि जो मेडल है वो जो बहादुर है उसी को मिलना चाहिए। इससे हमारी सेनाओं का मनोबल बढ़ेगा, क्योंकि ऐसा ही जो अंग्रेज थे वो करते थे कि मेडल के ऊपर उसी का अधिकार होना चाहिए जिसने गोली खाई है, जिसका शरीर का हिस्सा जख्मी हुआ है, जिसका शरीर का हिस्सा निकाल दिया गया, जो घायल हो गया। अब ऐसे तो बहुत सारे हैं, लाखों बैटल कैजुअल्टी है, उनको मेडल भी नहीं है। तो और जो ठीक ठाक है, जिनका नाखून को चोट तक नहीं पूछी, उनको मेडल भी है। तो ये एक तरह से हमारी भारतीय सेनाओं को शक्तिशाली बनाने का पॉइंट है। इसके बाद हम मिलिट्री सर्विस पे का, मिलिट्री सर्विस पे का हमने पहले भी बताया था कि कोर्ट से ये केस उठा लो, पर भाई वो एसोसिएशन नहीं मानी। वो भी एसोसिएशन एक विशेष राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक रखती है और उन्होंने हमारी बात को बिल्कुल नजरअंदाज करा और जो कोर्ट से फैसला आया मिलिट्री सर्विस पे का वो खारिज हुआ। और आपको तो सिर्फ ये पता है कि भाई वो सिर्फ दिल्ली से खारिज हुआ है, नहीं, उससे पहले वो 2018 के अंदर वो चंडीगढ़ हाई कोर्ट से भी हो चुका है और उसके बाद में वो उड़ीसा से भी हो चुका है। तो देखो मिलिट्री सर्विस पे का अगर कुछ हो सकता है तो वो हो सकता है सरकार को समझाने से। कोई कमेटी बने, कमेटी अपनी रिपोर्ट दे और 8वें पे कमीशन में जो ये अंतर है इसको एक समान लेके आया जाए, क्योंकि अब 8वें पे कमीशन की बात करनी चाहिए, अब 7वां पे कमीशन जा लिया आज के दिन। डिसेबिलिटी पेंशन, भाई डिसेबिलिटी पेंशन देखो, भारत का संविधान समानता का अधिकार देता है, न्याय का अधिकार देता है, अपने न्याय मांगने का अधिकार देता है। तो भी डिसेबिलिटी पेंशन एक मुआवजा है। हम इसको डिसेबिलिटी पेंशन ना लेके इसके एक मुआवजा माने तो वो बेहतरीन है कि भाई बॉर्डर के ऊपर एक जवान भी खड़ा है, एक जेसीओजी भी खड़ा है, एक अधिकारी भी खड़ा है और दुश्मन का गोला के गिर गया, तीनों घायल हो गए, तीनों को अलग अलग डिसेबिलिटी पेंशन मिल रही है। ऐसा क्यों? जबकि तीनों ने अपना दोनों पैर खो दिए, तीनों को ही दोनों पैर नहीं है, पर डिसेबिलिटी पेंशन जवानों को 18,000 रुपया, अधिकारी को 2.5 लाख रुपया। ये गलत है, ये सिस्टम ही गलत है। अगर कोई रेल जा रही है और उसका एक्सीडेंट हो गया तो उसके अंदर फर्स्ट क्लास है, फिर सेकंड क्लास है एसी, फिर थर्ड क्लास एसी है, फिर स्लीपर कोच है, फिर जनरल कोच है। अगर उसके अंदर भाई 4-5 कोच से कि जो फर्स्ट क्लास उसमें से भी दो आदमियों की मृत्यु हो गई, फिर सेकंड क्लास में से भी 3 की होगी, फिर भाई
थर्ड में से भी 3 की होगी, फिर स्लीपर क्लास में से भी 3 की होगी, फिर उसके बाद में जो जनरल बोगी है जिसके पास में टिकट भी नहीं है उसमें से भी 2-3 की मृत्यु होगी। और ऐसे ही घायल भी हो गए फर्स्ट क्लास से लेके जनरल तक। तो सरकार क्या करती है, उनके लिए मुआवजा घोषित करती है कि भाई जिनकी मृत्यु हुई है उनको 2-2 लाख और जो घायल हुए हैं उनको 50-50 लाख। तो फिर वहां पर ये डिसेबिलिटी का कानून क्यों नहीं चलाती सरकार कि जो फर्स्ट एसी में है उसको तो हम 2.5 लाख देंगे और जो जनरल बोगी में है उसको हम 18,000 रुपये देंगे। तो डिसेबिलिटी पेंशन ना कह के हम इसको एक मुआवजा, ये है भी मुआवजा की तरह, क्योंकि ये शरीर का मुआवजा है, क्योंकि शरीर का एक हिस्सा गया है देश सेवा करते हुए। पर इसके अंदर भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसके अंदर अरे भाई दिमाग ने पढ़ाई करी है, इस हाथ ने, इस दिल ने या इस दोनों पैरों ने थोड़ी करी है। भाई जिसकी आंख चली गई, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसको दिखना बंद हो गया। जिसके हाथ चले गए उसने अपने हाथों से निवाड़ा छोड़ दिया, जिसकी टांगे चली गई उसने चलना छोड़ दिया। तो इसमें भेदभाव की क्या जरूरत है भाई? ये तो ऐसा हो गया कि जो छोटे रैंक है उसके तो शरीर मिट्टी लोहा का बना हुआ है और एक शरीर हीरे चांदी जवाहरात सोना चांदी पता नहीं किस चीज का बना हुआ है। तो ये गलती, ये भी बहुत अच्छा इनका पॉइंट है। इन्होंने फिर भाई 9वां पॉइंट लिया है भ्रष्टाचार, कि चाहे वो कैंटीन में हो, चाहे सीएसडी में हो, चाहे वो आपने आए दिन खबरों में सुनते रहते हो, कोई दारू का ट्रक को बेच देता है, कोई जवानों के जैसे आदर्श सोसाइटी घोटाला हुआ था मुंबई में, उनके फ्लैटों को अपने नाम करवा लेता है, वो घोटाला है। उसके बाद में हथियारों के भी बहुत सारे केस चल रहे हैं और बहुत सारे उसके अंदर आरोपी भी हैं। तो भ्रष्टाचार पे 0 टॉलरेंस नीति होनी चाहिए। बहुत बढ़िया मांग पत्र है कि जवानों को अपनी भी चिंता है और भाई देश की भी चिंता है और सेनाओं की भी चिंता कि भ्रष्टाचार को बिल्कुल भगाया जाए। और ये पूरे के पूरे पॉइंट सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के हैं, जिनको अब आगरा से घोषित करके इनके ऊपर भूख हड़ताल का ऐलान किया जाएगा। इसके बाद में भाई बटमैन सिस्टम है। बटमैन सिस्टम देखो भाई, 2.5 लाख से ऊपर जो तगड़े जवान हैं, जो लड़ाकू जवान हैं, जिनके ऊपर देश का करोड़ों रुपया खर्च होता है उनको तैयार करने पे, पर वो तैयार होने के बाद में करते क्या है, ये करने लग जाएंगे, कुत्तों को घुमा के लेके आएंगे, बच्चों को स्कूल छोड़ के आएंगे, स्कूल से लेके आएंगे, शॉपिंग के बैग को काख में लेके चलेंगे, फिर गाड़ियों के ऊपर वो सब साफ सफाई का काम करेंगे, घरों के अंदर पोछा लगाएंगे, बाहर बगीची के अंदर भिंडी टमाटर बताऊ ये उगाएंगे, बतखों को पानी रखेंगे तो दाना चुगाएंगे, पार्टियों के अंदर ऐसे खड़े रहेंगे जब तक नहीं आएंगे, जब तक उनके बच्चों को लोरी सुनाएंगे। ये गलत। आज देश बहुत आगे बढ़ चुके हैं और इस चीज को देखते हुए कि आज जो भारत देश है वो कई देश जो भारत को हर समय आंखें दिखाते हैं, चाइना है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, दूसरे, उनको देखते हुए आज इस पे कोई ठोस फैसला लेना चाहिए भारत सरकार को कि बटमैन सिस्टम बाहर कर देना चाहिए। जो व्यक्ति अपने जूते पॉलिश करके अपनी वर्दी को तैयार करके और युद्ध के मैदान में नहीं जा सकता तो फिर उसको तो जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी 2 सेनाओं में बटमैन सिस्टम नहीं है। तैयार तो वो भी होते हैं युद्ध के मैदान में। ये भारत और भारत की सेना को शक्तिशाली बनाने का बहुत ही, मैं कहूं इन सारे पॉइंटों में अगर कोई एक पॉइंट है तो वो बटमैन सिस्टम है कि ये रूढ़वादी जो प्रथा है जो ब्रिटिश दे के गए थे, इसको बाहर निकालना चाहिए। इसके बाद में भाई 11वां पॉइंट है अंग्रेजों के जमाने के आर्मी रूल, कि देश आजाद हुए आज 75 सालों से भी ज्यादा वक्त हो गया, आज भी भारत देश भारतीय सेना अधिनियम नहीं लेके आ सके। अब तीनों सेनाओं में अलग अलग कानून चल रहे हैं। भारतीय सेना में 1911 के हैं, भारतीय वायुसेना में 1932 के हैं, और भारतीय नेवी डिसिप्लिनरी एक्ट 1934 का है।
तो आज के टाइम, आज के आधुनिकीकरण के देखते हुए इन चीजों को नया अधिनियम लेके आना चाहिए। रिजर्व पेंशनर जिन्होंने 3-3 लड़ाइयां लड़ी हैं, उनकी पेंशन बहुत कम है, आज के दिन बहुत कम है, तो उनकी पेंशन एक रेगुलर सैनिक जो लेता है उसी तरह से इनकी मिलनी चाहिए। एक्स ग्रुप के साथ भेदभाव, एक्स ग्रुप की भी अलग अलग पे आ गई, पेंशन आ गई, तो इसको एक समान करना चाहिए कि दोनों ही एक्स ग्रुप एक हैं। 2016 से पहले वाले अलग लेंगे, अगले वाले अलग लेंगे, फिर उसके अगले वाले अलग लेंगे, फिर उससे अगले वाले फिर अलग लेंगे। एक ऑन रेडी, चाहे वो ऑन रेडी सिपाही हो, चाहे ऑन रेडी हौलदार हो, उनको उसी रैंक की पेंशन मिलनी चाहिए। अब जो ऑन रेडी नायक है उसको सिपाही की पेंशन मिल रही है। तो ये जो 13 पॉइंट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये सारे के सारे पॉइंट लिए गए हैं सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के, जिनके ऊपर वो 13 सालों से संघर्ष करेंगे। और अब जो भूख हड़ताल का ऐलान होगा, जिससे सरकार भी अलर्ट हो गई है, वो होगा 11 तारीख को आगरा की धरती से। और ये बहुत बड़ी बात है कि अब की बार जो हमारे रिटायर्ड जेसीओ जो ऑन रेडी है वो भूख हड़ताल पे बैठेंगे। जो मैंने नाम बताए थे वही आदमी भूख हड़ताल पे बैठेंगे। अब उसमें भी देखो भाई, ऐसा मत किया करो, कई भाइयों के उसमें कमेंट आए हुए हैं, कई व्हाट्सएप पे आए हुए हैं कि सर ये तो 13 लाख रुपए लेके भाग गए थे, ये अर्जुन तो पहले ही धोखा दे के भाग गया था, अर्जुन ने ये कर दिया था, अर्जुन ने अगस्त के अंदर 4 मीटिंगें कर ली थी सरकार के साथ में, जो 1 साल आंदोलन चला उसको तोड़ के भाग गया था। अरे भाई ठीक है, उस समय भाई होता है यार, बहुत सारी चीजें होती हैं, उनकी बुद्धि ने काम नहीं किया होगा, वैसे वो बहुत बड़े बुद्धिजीव हैं, पर नहीं दिया होगा, सरकार के किसी दबाव में आए होंगे और आने के बाद में जैसा किया होगा उन्होंने कर दिया होगा। पर आज तो वो 30 लाख पूर्व सैनिकों के लिए हुंकार भर रहे, पर कमेंट करने वाले भी हैं कि नहीं सर ये होटल के अंदर मीटिंग कर रहे हैं, वहां तो 13 लाख रुपए की पनीर पकोड़ा खाएंगे। अरे भाई वो चाहे पनीर पकोड़ा खाए, ठीक है, वो बात मैं मानता हूं, 13 लाख रुपए 30 लाख पूर्व सैनिकों का उन्होंने अपना पेट काट काट के आप लोगों उनको दिया। पर भाई वो चाहे होटल के अंदर पनीर खाओ, चाहे होटल के अंदर वो ये खंबा पियो, चाहे कोफ्ते खाओ, कुछ भी खाओ, हमने क्या लेना, हमने तो अपनी 13 मांगे पूरी करवानी, उसके लिए वो भूख हड़ताल पे बैठ रहे हैं। अब उनकी क्या करोगे भाई, और क्या इससे बड़ा तो वो क्या परीक्षा देंगी। जब 11 तारीख को वो ऐलान करने जा रहे हैं आगरा से 11 तारीख को, तो ये बहुत बड़ी बात है। मीटिंग ऐसे ही होती है, चलो उन्होंने कम से कम वो मीटिंग भारत के अंदर तो कर रहे हैं, आगरा के अंदर एक होटल में तो कर रहे हैं, और वो जाके फॉरेन में कर लेते थे 13 लाख रुपए की मीटिंग, तब आप क्या करते। ये सोचने की बात है, थोड़ा सोचो इस बात को। बार बार आप लोग उनको कह देते हो ये सरकारी संगठन है, ये पूर्व सैनिकों की मांगों को तोड़ना चाहते हैं। अरे यार क्या बात है यार, पता लग जाएगा 11 तारीख को भूख हड़ताल पे बैठेंगे, नहीं बैठेंगे, कहां बैठेंगे, उसके बाद में मैं भी आप लोगों के साथ में हूं कि ये सरकारी संगठन है, मैं भी कहूंगा फिर मैं आप लोगों के साथ हूं। पर अभी रुक जाओ, वो अच्छा डिसीजन लेंगे और अच्छी चीजें करेंगे। वो एक दिन की रैली करना हो, किसी को मांग पत्र देना हो, किसी मंत्री से मिलकर मांग पत्र देना, वो इन चीजों में नहीं जाएंगे, नहीं घुसेंगे, क्योंकि उन्होंने पता है कि 16 सालों में सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने बहुत सारे आंदोलन करे, पता नहीं कितने मंत्रियों को मांग पत्र दिए हैं। 14 मीटिंग तो रक्षा मंत्री के साथ में हुई है, छोटी बात है। 2 भूख हड़ताल कर ली, माननीय राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु मांग ली, 1 साल आंदोलन चला दिया जंतर मंतर पे। तो वो इन चीजों वो जो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने करी, वो तो सभी ने करी है, 30 लाख पूर्व सैनिकों ने की है। अब उससे हटकर कुछ सोचना पड़ेगा इनको, उसके लिए उन्होंने तैयारियां की है। क्योंकि भाई देखो, आप मानो इनके अंदर बुद्धिजीव हैं, इनके अंदर ज्ञान चंद्र भी हैं तो ध्यान चंद्र भी हैं। हम तो वैसे ही बोलते रहते हैं, बड़बड़ाते रहते हैं, हमारे अंदर इतनी बुद्धि नहीं है। तो ये जो हमारे जो बुद्धिजीव हैं, अब ये सब एक हो गए, इनका एक अच्छा है। आपने सुना था एक बोल रहे थे, क्या नाम था मेरे को,
ऐसे तिरछी टोपी लगा के। हमारे को किसी की सलाह की जरूरत नहीं है, हमारे अंदर बुद्धिजीव हैं, हमारे पास में एक से बढ़कर एक ज्ञान चंद्र और ध्यान चंद्र है। तो भैया हम क्यों सलाह दे रहे हो, क्यों आप उनको सलाह दे रहे हो? उनके पास में हाई कोर्ट के वकील है, कोई वो मुंशी नहीं है। मैं भी जानता हूं उनको, बहुत जबरदस्त है, पर आप कह देते हो नहीं इनको तो मुंशी का भी काम नहीं आता। अरे वो बुद्धिजीवी वो कुछ अच्छा करेंगे, 11 तारीख तक आप रुको। अरे चाय पकौड़ा खा लिया तो फिर मैं तो क्या बताऊं भाई। तो यही है, बड़ी खबर आ रही है और केंद्र भी अलर्ट है इसके ऊपर कि भूख हड़ताल होगी। और अभी तक तो भाई देखो, आगरा हो या दिल्ली हो, हरियाणा हो या कहीं और हो, पर मेरे जो सूत्र हैं वो कह रहे हैं कि जयपुर में हो सकती है शहीद स्मारक के ऊपर, तो वहां भी चलेंगे, क्या दिक्कत है भाई। हमारा बुजुर्ग है, हमारे लिए आज हमारी मांगों के लिए, जायज मांगों के लिए, समानता के लिए अगर वो भूख हड़ताल पे बैठ रहा है तो हमारा काम उनका हौसला अफजाई करना। एक तरफ तो किसानों का नेता पिछले 35-36 दिन से पंजाब हरियाणा बॉर्डर पे बैठा है, खनौरी बॉर्डर पे बैठा है, जगजीत सिंह दल्लेवाड़ा वो भी किसानों की मांगों के लिए बैठा है। और पूरे किसान पूरे देश के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उनको प्रणाम कर रहे हैं। और आज एक क्यों है, ये 10-12 हैं। कोई जैसे हमारा एक बहुत ही अच्छा कैप्टन साहब है जैसलमेर से, तोतला कैप्टन है, वे थोड़ा उनकी आवाज में बुजुर्ग होते हुए हो जाता है यार बोलने में, ये तो मैं हूँगा तो मैं भी हो जाऊंगा, तो थोड़ी उनकी जुबान लड़खड़ा जाती है। मतलब बहुत सारे कहते हैं कि नहीं सर ये तो तोतला कैप्टन है, तोतला नहीं है, बुजुर्ग है और जितना वो बोल देते हैं। फिर एक झुंझुनू से जिनकी 22 मिनट की ऑडियो वायरल हुई थी वो भी बैठ रही हैं, बहुत सारे हैं। कोई पंजाब से है, एक अपने कोटद्वार से है, बहुत सारे हैं। तो हमने ज्यादा से ज्यादा इनका समर्थन करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा इनका हम तन मन से साथ देंगे, धन से नहीं। धन तो हमारे पास में बहुत है क्योंकि 13 लाख पहले से ही है, तो तन और मन से हम इनका पूरा साथ देंगे। और इनको मैं फिर नमस्कार करता हूं, जितने भी हमारे बुद्धिजीव जो ज्ञानी हैं इनको, कि आपने बहुत कठोर फैसला लिया, ऐसा फैसला कोई नहीं ले सकता। और हमेशा आप परमात्मा आपको अपना आशीर्वाद दे।